गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू क्विक रिवीजन। आज की तारीख है 23 मार्च और आज हम करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। ये हमने नई सीरीज स्टार्ट की है और इसमें आपको हर दिन करंट अफेयर्स मिलेंगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला आर्टिकल है वो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, मतलब वीवीपैट। तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि वीवीपैट अभी पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उसके साथ ये वीवीपैट को ऐड किया जाएगा। तो अभी पता है जो 5 राज्यों में, जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है, तो उसमें असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये वीवीपैट मतलब एक छोटा सा डब्बा होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है ने उसके साथ अटैच किया हुआ होता है। वीवीपैट मशीन एक फीडबैक की तरह काम करती है और जब हम वोट करते हैं तब हम उस जगह पे देख सकते हैं कि हमने किसको वोट दिया है, और उस पे जो सिंबल रहता है या उस जिसको हमने वोट दिया है उसका नाम रहता है। जैसे ही हम वोट करेंगे वहाँ से एक छोटी सी रिसिप्ट बाहर आएगी और उस पर सिर्फ कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल रहेगा, उसका फ़ोटो नहीं रहेगा। यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है कि उस जो रिसिप्ट निकलती है उस पर क्या क्या रहता है, तो ध्यान में रखिए उस पर सिर्फ कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल रहता है। वीवीपैट का अब हम सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो ये जो छोटी मशीन रहती है वो हमें फ्रॉड और कुछ धांधलेबाजी हो रही है तो उसको डिटेक्ट मतलब उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है तो वो फिर इलेक्शन कमीशन को बता के काउंटिंग रीवेरीफाई कर सकता है। इससे क्या होता है कि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आती है और जो एक्यूरेसी होती है वोटिंग की वो भी बढ़ जाती है, और जो बैलेट पेपर है उससे इसकी काउंटिंग फास्ट होती है। ध्यान रखिए इससे आगे हर एक इलेक्शन में वीवीपैट यूज़ किया जाएगा, लेकिन उसका जो वेरिफिकेशन है वो हर कैंडिडेट का नहीं किया जाता। अगर किसी को डाउट है या किसी को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है तो सिर्फ उसका कुछ तो भी कोटा है तो वो सिर्फ उतना ही रिकैलकुलेट करते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल है पैनल टू इवेल्युएट एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आरबीआई ने अभी क्या किया है कि एक स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी फॉर्म की है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्यामला गोपीनाथ। तो ये क्या करेगी, जो यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल बैंक के लिए जो एप्लीकेशन आते हैं उसको एवेल्युएट करेगी। पहले क्या होता था, पहले आरबीआई एक बार नोटिफिकेशन निकाल देती थी और उसके बाद जो कोई इंडिविजुअल या जो कोई कंपनी होगी तो वो उसके लिए अप्लाई करती थी। फिर जितने फॉर्म आएंगे उसके लिए आरबीआई फिर इवेल्युएट करती थी, उसका इवेल्यूशन करती थी और उस पर वो डिसाइड करते कि किसको लाइसेंस देना है किसको नहीं। लेकिन अभी जो नई सिस्टम है वन टैप लाइसेंसिंग, उसमें अगर कोई प्लेयर रेडी है लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए तो वो डायरेक्टली आरबीआई को बता सकता है। और यहाँ पर एक टर्म दी है यूनिवर्सल बैंकिंग। तो ये जो टर्म है ये बहुत ब्रॉड टर्म है, तो इसके अंडर बहुत सारे वेरियस सेक्टर आते हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, फैक्टरिंग, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस। ऐसे ये बहुत सारे सब यूनिवर्सल बैंकिंग के अंडर आते हैं। तो अब हम यहाँ गाइडलाइंस देखते हैं कि आरबीआई किसको ये लाइसेंस इशू कर सकता है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है कि वो एक रेसिडेंट होना चाहिए और मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसका बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए। अब यहाँ पे टर्म देखिए, रेसिडेंस दिया है ना कि सिटीज़न दिया है। रेसिडेंस मतलब जो 10 साल तक या उसका कोई पीरियड होगा उतने तक वो इंडिया में रहता होगा। सेकंड कंडीशन है उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 बिलियन होना चाहिए। 5 बिलियन मतलब 500 करोड़ तक उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। थर्ड, इसमें उसे नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होना ज़रूरी भी नहीं है, और जो उसके प्रोमोटर्स है उनके पास 51% से ज़्यादा ही उनके शेयर होने चाहिए। और जो कोई भी अप्लाई करेगा उनके जो शेयर्स है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में मिनिमम 6 शेयर तक दिखना चाहिए। फिर बाद में 25% उनके ब्रांचेस अनबैंक्ड और रूरल सेंटर में होनी चाहिए। मतलब जो 25% होती है उनकी, तो कम से कम 25% वो रूरल एरिया में होना चाहिए। फिर है कि उनको प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स
फॉलो करने होंगे। तो ऐसे यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट्स है जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो एक बार। देखते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे कुछ प्रीलिम फैक्ट्स दिए हैं, जो कि पहला है जो ड्रिंकिंग एज था दिल्ली में, तो अभी वो 25 से लेकर 21 तक कर दिया गया है। और अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इससे आगे नेशनल कैपिटल में एक भी दारू की दुकान नहीं खुलेगी। सेकंड है वर्कर्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट पजेसेस स्किल सर्टिफिकेट। तो अभी हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट देना हो तो उसमें बहुत धांधलेबाजी होती है। तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उनके पास स्किल सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी होगा। और जो ये रिपोर्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 का, उसमें ये बताया गया कि ओनली 2.4% ऑफ इंडियाज़ वर्क फोर्स इज़ फॉर्मली ट्रेंड। मतलब सिर्फ 2.5% लोग हैं जिनके पास स्किल है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अभी एक बैक्टीरिया फाउंड हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिसका एक इंडियन साइंटिस्ट का नेम दिया गया है उसको। तो वो इंडियन साइंटिस्ट है सैयद अजमल खान, और जो बैक्टीरिया उसको नाम दिया है मिथिलो बैक्टीरियम अजमली। और ये जो बैक्टीरिया है वो प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। देखते हैं नेक्स्ट। गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड दिया गया है। तो जो फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, और जो फॉर्मर सुल्तान है ओमान के कुबूस बिन सैयद अल सैयद, इन दोनों को यह गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है, जो कि 2020 का मुजीबुर रहमान को मिला है और जो 2019 का है वो सैयद अल सैयद को मिला है। तो ये प्राइज़ किसको मिलना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? तो यहाँ पर देखिए आप, तो ये जो लोग सिलेक्ट करते हैं वो जूरीज, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होता है जो कि लोकसभा में होती है, और लोकसभा के स्पीकर होते हैं, एंड फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल, ये एक इंस्टीट्यूशन है, उसके जो फाउंडर है उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो अभी पीस प्राइज़ के बारे में देखते हैं। ये जो पीस प्राइज़ है वो 1995 में स्टार्ट किया था, तब 125th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की। और ये जो अवार्ड है वो उन इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जो कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपीज़। देखते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल है, यूपी और एमपी गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि केन और बेतवा जो रिवर्स है उन दोनों रिवर्स को जॉइन करने का या उनको लिंक करने का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है। ये जो दोनों रिवर है उसके बीच में एक बुंदेलखंड प्लेटू आता है, जो कि वाटर डिफिशिएंट प्लेटू है, और उसकी पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। वैसे भी हर नदी का पानी आखिर में जाके ओशन में ही मिलता है, तो इससे क्या होता है कि हम वाटर स्टोर नहीं कर पाते। तो ये जो प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो केन रिवर का सरप्लस वाटर है वो बेतवा रिवर में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, 3.6 लाख हेक्टेयर जो रीजन है वो उस पानी के अंडर आ जाएगा, और वहाँ की पानी की समस्या कम होगी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक दौधान डैम बनाया जाएगा, जो कि 2 किलोमीटर वाइड और 77 मीटर टॉल होगा, और इसमें एक 230 किलोमीटर का एक कैनल होगा। और इसकी जो फंडिंग है वो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन है वो अभी बाकी है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो रीजन है वो है बुंदेलखंड प्लेटू, और ये जो दो रिवर है बेतवा और केन, इन दोनों को ज्वाइन करने का ये प्रोजेक्ट है। तो ये वाटर डिफिशिएंट है, इसलिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अब बाकी भी ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं जो कौन से रिवर को ज्वाइन करते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडो यूएस डिफेंस हेड्स डिस्कस वाइड रेंज ऑफ कोऑपरेशन। मतलब डिफेंस में जो कोऑपरेशन है उस पे ऊपर डिस्कशन चल रहा है, और ये जो दोनों कंट्री है उन्होंने एग्री किया है कि कोऑपरेशन विथ यूएस इंडो कमांड, सेंट्रल कमांड एंड अफ्रीका कमांड। तो ये जो एग्रीमेंट है इससे हम डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। तो आपको पता है कि इंडिया ने
जो यूएस के 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स है वो चारों को भी साइन कर लिया है। तो लास्ट ईयर हमने बेका को साइन किया था, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका, जो कि 2+2 जो डायलॉग हुआ था उसमें साइन किया गया था। और जो पहले उसके हमने 3 एग्रीमेंट साइन किए थे, जो कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ उसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है तो उसके बारे में ये एग्रीमेंट होता है। सेकंड है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो इसमें जो हमारे इंटेलिजेंस है या जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, तो उसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी तो इस एग्रीमेंट के थ्रू होगी। और जो तीसरा है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन जो होगी, जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है या उस पर कोई जो सैटेलाइट की हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो जो है इसके अंडर आती है। तो ये जो चारों एग्रीमेंट इंडिया ने अब साइन कर लिए है यूएस के साथ। अभी जो चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है या फिर जो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन है, तो उसको एक काउंटर करना और ये जो एग्रीमेंट है वो कम्प्लीटली पीसफुल पर्पस के लिए किया जा रहा है। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है शहीद दिवस। जो आप सब जानते हैं 23 मार्च को शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मार्टर्स डे से अलग है। वो 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जब गांधी जी की हत्या हुई थी। और जो शहीद दिवस है वो 23 मार्च को होता है। उस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो उसकी वजह थी कि उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था जॉन सॉन्डेर, उसकी हत्या की थी, जबकि उनको जेम्स स्कॉट को मारना था, जिसने लाठीचार्ज किया था और उसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और जो अप्रैल 1920 में उन्होंने जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंक दिए थे, उसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया और वो लास्ट दम तक इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद ये कहते रहे और वो हंसी खुशी देश के लिए कुर्बान हो गए। तो आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है और उस चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें। तो थैंक यू सो मच।